Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो बच्चे, जैसे आपको पता है कि इस चैनल पर हम बायोलॉजी की बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो बच्चे, अभी हमने एक रिसेंटली एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और वो सीरीज़ है क्लास 11th का एक चैप्टर है बच्चे, चैप्टर नंबर 17, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है बच्चे, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं और साथ में साथ और भी दूसरे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे अपना नाम, अपना क्लास और सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। साथ में साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चे इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग किया था और अब इस एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक एक मैकेनिज्म को हम बहुत आराम से अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे। तो आप इसी तरीके से कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो बच्चे देखो, हमने लास्ट लेक्चर्स में बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किया था और हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था कि जो यहाँ पर लंग है वो डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बच्चे, वो प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी है? डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर हम इस प्लूरल मेम्ब्रेन को देखें तो एक इनर साइड की है और एक आउटर साइड है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बात किया था कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे। अब इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और इसी प्लूरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? इसी प्लूरल कैविटी के अंदर क्या फिल्ड है? तो प्लूरल फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का काम क्या होता है बच्चे? तो आप अंडरस्टैंड करते हो बच्चे कि इस फ्लूइड का काम बेसिकली ये है कि जो भी लंग के सरफेस पर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होते हैं, उस फ्रिक्शनल फोर्स को ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है बच्चे? रिड्यूस करता है, ताकि लंग जो है, ह्यूमन का लंग जो है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ से अंडरस्टैंड होगी बच्चे कि प्लूरल मेम्ब्रेन के बीचों बीच एक कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी के अंदर एक तरह का फ्लूइड फील्ड है। उसी फ्लूइड को आप बोलते हो प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है बच्चे? तो बेसिकली जो लंग के आउटर सरफेस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, उसी फ्रिक्शनल फोर्स को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, तो आप जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो डायफ्राग्राम है बच्चे, इस डायफ्राग्राम के पोर्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, अगर आप इस डायफ्राग्राम को देखें तो चलो फॉर एग्जांपल हमने इस डायफ्राग्राम के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया। ये क्या है बच्चे? आपकी डायफ्राग्राम है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये क्या है आपकी? तो हमने अंडरस्टैंड किया बच्चे कि ये आपकी डायफ्राग्राम है और यही डायफ्राग्राम जो है वो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे। तो बेसिकली ये जो डायफ्राग्राम है यही कॉन्ट्रैक्ट करती है और यही रिलैक्स करती है। अब देखो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप थोड़ा सा इसको समझना कि ये डायफ्राग्राम के ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोल रहे हो? अपर पार्ट। और ये क्या है बच्चे? लोअर पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बच्चे, डायफ्राग्राम के अपर पार्ट को आप बोल रहे हो, बॉडी का अपर पार्ट होता है ना, तो उसे आप बोलते हो अपर पार्ट, और डायफ्राग्राम के नीचे वाले को बोलते हो बॉडी का लोअर पार्ट। अब देखो यहाँ पे दो तरह की कैविटी प्रेजेंट होती है, तो हमेशा याद रखना बच्चे कि जो डायफ्राग्राम के अपर पार्ट में कौन सी कैविटी है? तो थोरैसिस कैविटी है। और डायफ्राग्राम के जो नीचे की कैविटी है, इसी कैविटी को आप बोल देते हो एब्डोमिनल कैविटी।
तो यहाँ पर दो तरह की कैविटी है, एक कैविटी जो है वो डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है और दूसरी कैविटी जो है डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। अब देखो होता क्या है कि जो थोरेसिस कैविटी है ना, ये थोरेसिस चैम्बर में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चे? तो हमेशा याद रखना। तो बेसिकली यहाँ पर हमने बात किया बच्चे कि जो ये थोरेसिस कैविटी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है और डॉर्सल साइड में क्या है? थोरेसिस चैम्बर है। तो थोरेसिक कैविटी जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? तो अगर कोई आपसे स्पेसिफिकली बोले तो थोरेसिस कैविटी प्रेजेंट इन थोरेसिस चैम्बर। ये बात क्लियर है? अब देखो बेसिकली हमने बात किया कि डायफ्राम के जो नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट, इसी पर क्या प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी। अब डायफ्राम जो है ना बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। तो अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करके दिखाऊं बच्चे, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो डायफ्राम है ना बच्चे, इनका जो शेप है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो डायफ्राम का जो शेप है वो कैसा है, तो ये शेप है कैसा बच्चे? डोम शेप है, डोम शेप। इसके शेप का स्ट्रक्चर हमने अंडरस्टैंड किया कि जो डायफ्राम का जो शेप है वो डोम शेप्ड है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये है बच्चे रिलैक्स स्टेज। और डायफ्राम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। तो जो ये है स्ट्रक्चर बच्चे, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। मीन्स डायफ्राम क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टेज होती है बच्चे एक्टिव स्टेट। रिलैक्स जो है बच्चे वो है पैसिव स्टेज। अभी हम जब यहाँ पर ब्रीथिंग के जो मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, तो बेसिकली ये दो स्टेप्स हैं जो ब्रीथिंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चे कि जो डायफ्राम है उसका शेप कैसा होता है? पहली चीज़ डोम शेप्ड होता है, और ये बेसिकली या तो रिलैक्स स्टेज में होगी या तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होगी। अब यहाँ पर एक जनरल अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है बच्चे कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट है, इसी केस में क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन हो रहा है। और रिलैक्स स्टेज जो है बच्चे वो है क्या? एक्सपिरेशन हो रहा है। ठीक है? तो बेसिकली जब हम एयर को एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। ठीक है? और जब अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर एक्सपेल आउट करते हैं लंग की हेल्प से, तो उस ब्रीथिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। ठीक है? तो अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कुछ छोटी इंपॉर्टेंट बात हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ना बच्चे, ब्रीथिंग में अगर हम बात करें रिस्पिरेशन की, तो यहाँ पर इस रिस्पिरेशन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। अब ये स्टेप्स क्या हैं बच्चे? तो इसे आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना कि जो यहाँ पर आप ब्रीथिंग की बात करते हो बच्चे, यहाँ पर जो आप ब्रीथिंग की बात करते हो, ब्रीथिंग, या आप इसी को बोल सकते हो पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, तो जो एल्वुलर होते हैं, जो एल्वुलाई होते हैं, यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है ना, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग के अंदर आती है, और लंग के अंदर की जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है? तो अगर एटमॉस्फेयर से आप बात करो तो कौन सी आती है एयर? तो उसमें ऑक्सीजन रिच अमाउंट में होता है, और ये ऑक्सीजन लंग में आता है, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसी मैकेनिज्म को आप बोलते हो क्या बच्चे? ब्रीथिंग।
तो ब्रीथिंग या आप बोल सकते हो पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हो बच्चे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है? अब देखो बेसिकली होता क्या है कि इन स्टेप्स में अगर आप बात करते हो बच्चे, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर यही होता है कि एटमॉस्फेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लंग के अंदर आ रहा है, और बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो इस स्टेज को आप बोलते हो इंस्पिरेशन। चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, और इसी स्टेज को आप क्या बोल देते हो? एक्सपीरेशन। बात क्लियर है? तो पहला स्टेप जो है बच्चे वहां पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा स्टेप की अगर बात करो बच्चे, तो यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। और गैसेस कौन कौन सी है? तो हमने बात किया बच्चे, बेसिकली यहाँ पर कौन सी गैस है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा, और बॉडी के में मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में कौन सी गैस जनरेट हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसके अक्रॉस चल रही है? तो अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, ठीक है बच्चे। अब देखो बेसिकली ये आपका थर्ड स्टेप जो है हमारा ए हो गया, बी स्टेप हो गया, और अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रही हैं। किसके थ्रू हो रही हैं? तो बाई द RBC, रेड ब्लड सेल्स। तो ये एक तरह की क्या है? ब्लड सेल्स हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इसमें अगर फोर्थ स्टेप की आप बात करो बच्चे, तो फोर्थ स्टेप बेसिकली है क्या? डी पार्ट जो है, डी स्टेप जो है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि थर्ड स्टेप में आपने देखा कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू? बाई ब्लड के थ्रू। मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसे कौन परफॉर्म कर रहा है? रेड ब्लड सेल्स परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ स्टेप की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो देखो बेसिकली यहाँ पर ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। और यहाँ पर हमने बात किया कि जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जो एक पार्ट है किसका? मेटाबॉलिक रिएक्शन का। तो इस कैटाबॉलिक रिएक्शन से बाई प्रोडक्ट एक तो आपका क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, और साथ में क्या जनरेट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे, ये सेल के लिए क्या है? वेस्ट है, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, और ये एनर्जी जो है सेल्स क्या करेंगी? यूटिलाइज करेंगी अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। किसके लिए? एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आप बोल रहे हो बच्चे तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप चल रहे हो उसमें भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हो ना बच्चे, तो उसमें भी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है? तो बेसिकली कैटाबॉलिक रिएक्शन से जनरेट होती है। ये बात तो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। अब देखो, ये तो बेसिक क्या है? रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, उसमें बेसिकली ये सारे स्टेप्स हैं डिफरेंट। तो आप इसको अंडरस्टैंड करना बच्चे। तो ब्रीथिंग में बेसिकली जो डायफ्राग्राम है उसका जो शेप है वो है डोम शेप्ड है, ठीक है। और ये डोम शेप जो डायफ्राग्राम है, इसके ऊपर की कैविटी को आप थोरेसिस कैविटी बोलते हैं, और इसके नीचे की कैविटी को आप क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। बात क्लियर है? अब ये जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये ड्यूरिंग किसके हो रहे हैं? ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहे हैं?
ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो अब ब्रीथिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म जो है बच्चे कि ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ना वो कैसे चल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ना बच्चे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो ब्रीथिंग का स्टेप है, ब्रीथिंग में 2 मेनली इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं। पहली बात तो ये समझ में है कि 2 मेजर स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स कौन कौन से बच्चे, तो वो स्टेप्स है, एक को तो आप बोलते हो क्या, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और दूसरे को आप क्या बोलते हो, एक्सपायरेशन या एक्सपिरेशन। बात क्लियर है। अब देखो, एक तो होता है कि आप नॉर्मली इंस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करें, मतलब आपकी बॉडी में नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है, आप बहुत रिलैक्स स्टेज में बैठ करके आप ब्रीथिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करें। दूसरा जो है, जब आप कपालभाति करते हो, जब आप योगासन करते हो ना बच्चे, तो उस टाइम पे बहुत तेज़ से आप अपनी बॉडी में एयर को क्या कर रहे हो, इनपुट अंदर की तरफ ले रहे हो ना बच्चे, तो उसको फोर्सफुल इंस्पायरेशन बोलते हो। तो देखो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना बच्चे, तो इंस्पिरेशन जो है वो 2 तरीके से है। एक तो है बच्चे नॉर्मल इंस्पायरेशन, और दूसरा है बच्चे फोर्स्ड इंस्पायरेशन। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरीके से जब आप एक्सपायरेशन करते हो बच्चे, तो एक्सपायरेशन भी 2 तरीके से परफॉर्म होता है। एक तो होता है बच्चे नॉर्मल एक्सपायरेशन, और दूसरा होता है बच्चे फोर्स्ड एक्सपायरेशन। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताया था बच्चे कि जो यहाँ पर आपकी डोम शेप्ड डायफ्राम है ना बच्चे, ये जो डोम शेप्ड है डायफ्राम की, तो बेसिकली ये रिलैक्स स्टेज है, और ये जो स्टेज है ना, ये है बच्चे कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने में बहुत हेल्प करेंगी कि जो रिलैक्स्ड स्टेज है ना, ये जो रिलैक्स स्टेज है, ये बेसिकली स्टेज आता है बच्चे किसके बारे में अगर आप बात करो, तो ये आती है बच्चे, रिलैक्स स्टेज होती है वो कैसी होती है, पैसिव होती है, और ये एक्टिव होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो होता क्या है कि जो मसल जो है ना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर ब्रीथिंग के रिस्पेक्ट में आप देखो, अंडरस्टैंड करो बच्चे, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ब्रीथिंग के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पर मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, वो प्रोसेस होगी एक्टिव। ये याद रहेगा। तो डायफ्राम जो कब जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो एक्टिव फॉर्म में होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो जो इंस्पिरेशन होता है ना बच्चे, यहाँ पर दोनों जो प्रोसेस है, जो यहाँ पर इंस्पिरेशन होता है, ये कैसी होती है, तो चाहे वो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो, ये भी एक्टिव फॉर्म में है, और चाहे वो फोर्स्ड फुल इंस्पायरेशन जो है वो भी एक्टिव है। मतलब इंस्पायरेशन किसी भी फॉर्म में हो, नॉर्मल हो चाहे वो फोर्सफुल हो बच्चे, वो दोनों के केस में यहाँ पर डायफ्राम जो है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो, तो बेसिकली अगर आप एक्सपायरेशन की बात करो, तो ये जो एक्सपायरेशन नॉर्मल है, यहाँ पर डायफ्राम जो है वो रिलैक्स स्टेज में होती है, तो ये प्रोसेस कैसी होगी, पैसिव होगी। ठीक है। और यहाँ पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के केस में बेसिकली ये एक्टिव फॉर्म में होगी, और एक्टिव फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कि डायफ्राम कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि
इंस्पिरेशन प्रोसेस में डायफ्राग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या रिलैक्स स्टेज में है, तो हमेशा बच्चे याद रखना कि जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है इस केस में डायफ्राग्राम दोनों के केस में क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। बात समझ में आ रहा है? इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। बट एक्सपायरेशन के केस में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स्ड एक्सपायरेशन की केस में हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, मैं दोबारा से उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो बच्चे आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करेंगी कि मैं आपके लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो के फॉर्म में लेकर के आऊँ और यूट्यूब पे अपलोड करूँ ताकि आप सभी का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आप ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर के आपके लिए मैं बहुत सारा कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है, तो चलो कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बच्चे कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना, अगर मैं यहाँ पर मसल्स की, चलो एक छोटी सी बात और मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आऊँगा कि थोड़ा सा इस कैविटी का जो वॉल्यूम है कब इंक्रीज़ करेगा, कब डिक्रीज़ करेगा, मींस चेस्ट जो है जो कब अपवर्ड जाएगा, कब डाउनवर्ड जाएगा, तो इन सारी चीज़ों की भी बात हम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रीथिंग की बात करता हूँ और इस ब्रीथिंग में बेसिकली रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इस रेस्पिरेशन के केस में यहाँ पर हम अगर मसल सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो ही मसल्स हैं, हमेशा याद रखना बच्चे। एक तो है बच्चे जिसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया और उसको हम बोलते हैं डायफ्राग्राम। ठीक है, दूसरी जो मसल्स है बच्चे उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। और इसी स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स को हम बोलते हैं क्या बच्चे, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये दो फॉर्म में होती हैं। कितनी फॉर्म में होती है बच्चे, एक तो होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर और एक होती है बच्चे इनर। आउटर इंटरकोस्टल मसल, इनर इंटरकोस्टल मसल। अब बेसिकली ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो हमेशा याद रखना बिटवीन द रिब्स। जो आपके चेस्ट पर जो हड्डियां हैं ना उन्हीं को आप रिब्स बोलते हैं और उन्हीं रिब्स के बीच में ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राग्राम के केस में आपने देखा कि या तो ये डायफ्राग्राम रिलैक्स होगी, रिलैक्स स्टेज में होगी, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी डायफ्राग्राम तो बेसिकली वो एक तरह की एक्टिव प्रोसेस है, और रिलैक्स होगी तो ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। अब होता क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे कि कब, जब यहाँ पर अगर आप बात करो कि जो सपोज अगर इस डायग्राम की आप बात करो तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बात किया बच्चे कि यहाँ पर जो इंस्पिरेशन है, जो इंस्पायरेशन प्रोसेस है, या तो वो नॉर्मल होगा या तो वो नॉर्मल होगा, जस्ट मिनट, या तो वो नॉर्मल होगा या तो वो फोर्सफुली इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, चलो इस इंस्पायरेशन को हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो या तो फोर्सफुल होगा या तो नॉर्मल होगा। अब देखो दोनों के केस में हमने बात किया था कि यहाँ पर दोनों के केस में डायफ्राग्राम क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दोनों के केस में क्या हो रहा है, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो डायफ्राग्राम जो है वो क्या हो रही है,
कॉन्ट्रैक्ट हुई। जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो प्रोसेस कैसा होगा बच्चे, एक्टिव होगा। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था कि यहाँ पर भी डायफ्राम क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेसिकली ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्टिव होगा। अब ध्यान से देखना, हमने डायफ्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था, ये रिलैक्स स्टेज है और ये बच्चे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो मसल है ना बच्चे, ये जो लेयर है ये बेसिकली क्या है, ये क्या है आपकी डायफ्राम है। ये क्या है बच्चे, तो ये क्या है आपकी डायफ्राम है। अब देखो बेसिकली जब यहाँ पर आप एयर को इनहेल कर रहे हो, एयर को आप इनहेल कर रहे हो, और कहाँ से कर रहे हो, एटमॉस्फेयर से कर रहे हो। तो एयर को आपने क्या किया, लंग के अंदर लिया, आपने क्या किया, लंग के अंदर आपने एयर को लिया, ठीक है। अब एयर जब जैसे ही अंदर आएगा तो जो यहाँ पे रिब और स्टर्नल मसल्स हैं बेसिकली ये क्या होंगे, अपवर्ड मूवमेंट होगा। जब अपवर्ड मूवमेंट होगा बच्चे तो ये जो डायफ्राम के ऊपर का एरिया था जिसको हमने बोला थोरेसिस कैविटी, तो जब थोरेसिस कैविटी के अंदर एयर फिल्ड होगा तो बेसिकली ये डायफ्राम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी बच्चे तो ये थोरेसिस कैविटी जो है उसका, थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब भी इंस्पिरेशन का केस होता है, चाहे वो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो चाहे वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो, दोनों की केस में डायफ्राम क्या हो रही है बच्चे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी डायफ्राम तो बेसिकली क्या होगा, थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब समझ में आया बच्चे कि बेसिकली जो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था कि इंस्पिरेशन का प्रोसेस दोनों की केस में क्या हो रहा है, एक्टिव है। वो एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डायफ्राम जो है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये याद रहेगा। अब देखो दूसरा केस, जस्ट इसका वाइस वर्सा। तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया बच्चे कि जो एक्सपायरेशन है, जो एक्सपायरेशन है बच्चे, यहाँ पर भी दो तरीके का एक्सपायरेशन होगा। एक होगा नॉर्मल और दूसरा क्या होगा बच्चे, फोर्सफुल। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में डिफरेंस ये है बच्चे कि बेसिकली नॉर्मल एक्सपायरेशन में हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो मसल्स है ना बच्चे वो आपकी क्या है, मतलब डायफ्राम क्या है, रिलैक्स्ड है। डायफ्राम जो है वो क्या है, रिलैक्स है। रिलैक्स है तो कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस होगा। अब जब पैसिव प्रोसेस होगा बच्चे तो आप इस चीज़ को ध्यान देना कि बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से बाहर निकलेगा, जब बॉडी से लंग से बाहर निकलेगा तो एयर एक्सपेल्ड आउट हो रही है। कहाँ से, फ्रॉम लंग, कहाँ जा रही है बच्चे, इनटू द एटमॉस्फेयर जा रही है। अब जब एटमॉस्फेयर में जाएगी बच्चे तो थोरेसिस कैविटी क्या होगी, रिलैक्स स्टेज में होगी। हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि ये जो शेप है ये क्या है, रिलैक्स है। तो ये डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट है, और यही स्टेज को आप बोलते हो एक्टिव, और इसको आप बोलते हो क्या, पैसिव बोलते हो बच्चे। तो डायफ्राम जब रिलैक्स होगी बच्चे, तो जब रिलैक्स होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा डायफ्राम, और यहीं पर क्या है आपका, ये डायफ्राम है बच्चे। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जो डायफ्राम के ऊपर की कैविटी है जिसको आप बोलते हो थोरेसिस कैविटी, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब डिक्रीज होगा थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये जो रिब्स है ना बच्चे वो क्या होंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट जाएंगे। कैसे जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। और डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स्ड होगा तो बेसिकली ये अपवर्ड मूवमेंट जाएगा।
आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट था, अब रिलैक्स हो रहा है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, ये बेसिकली यहाँ पर मसल्स क्या हो रही है, पैसिव, मीन्स डायफ्राम जो है रिलैक्स। अब देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के केस में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के केस में होता क्या है कि डायफ्राम जो है ना बच्चे, डायफ्राम जो है ना बच्चे, वो बेसिकली क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दोनों ही चीज़ें जब आप इस प्रोसेस को परफॉर्म करोगे, आप ब्रीथिंग प्रोसेस परफॉर्म करो और वहाँ पर आप फील करो कि आपका जो चेस्ट है वो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। जब अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में आप अंडरस्टैंड करना, रिलेट करना कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गई या रिलैक्स हो गई, तो आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड होगा। और डायफ्राम के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट को आप थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम से रिलेट करो, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है बच्चे, ये याद करने वाला चैप्टर नहीं, ये फील करने वाला चैप्टर, ये अंडरस्टैंड करने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं बच्चे। तो आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल पे आप कमेंट करो, अपना फीडबैक दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल के लिंक को शेयर करो बच्चे। और आपके कमेंट, लाइक और शेयर से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो के फॉर्म में लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर। आप लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद अपनी NCERT, अपनी SSC या जो भी आप मीडियम से हो बच्चे, एटलीस्ट आप एक बार अपनी बुक्स को ज़रूर रीड करो। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।